नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु नारायण वाराणसी से। जैसा कि हम लोग गंगा प्रकाशन की बुक की मदद से मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे थे और इसमें हम लोग बहुत सारे अध्यायों को पढ़ लिए थे। आज हम लोग 11वां अध्याय पढ़ेंगे, बुद्धि तथा इसका मापन। दोस्तों, पढ़ाने के तरीकों में यह भी एक पढ़ाने का तरीका है। हमने बहुत सारे यूट्यूबर को देखा है, बहुत सारे शिक्षकों को देखा है इस तरह से पढ़ाते हुए। जैसे एक चैनल है हिस्ट्री 360, इस पे एक सर पढ़ाते हैं, रवि कुलरिया नाम है उनका, राजस्थान से पढ़ाते हैं। वे काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं और एक्सप्लेन करने का तरीका भी उनका बहुत अच्छा है। हमने एनसीईआरटी की सारी किताबें उनका देखा है पढ़ाते हुए, और एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए उसको तो इस तरह पढ़ाना ही पढ़ाना चाहिए। तो उन्हीं की तरह एक सफल प्रयास में हम भी चाहेंगे कि आप पढ़ें, इस चीज़ को समझें, ठीक है। और जो भी छात्र शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मनोविज्ञान पढ़े होंगे तो इस किताब के महत्व को जान रहे होंगे। चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। बुद्धि तथा इसका मापन। शिक्षा मनोविज्ञान में बुद्धि के प्रत्यय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान स्वीकार किया जाता है। बुद्धि के अध्ययन को 3 पक्षों में बांटा जा सकता है। जैसे यहाँ पर डायग्राम से देखिए आप, 3 भागों में पहले बांट सकते हैं: कार्यात्मक पक्ष, संरचनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। उसके बाद कार्यात्मक पक्ष को भी 2 भागों में बांट सकते हैं: बुद्धि का कार्य और बुद्धि क्या है। संरचनात्मक पक्ष को 2 भागों में बांट सकते हैं: बुद्धि की संरचना, बुद्धि के सिद्धांत। क्रियात्मक पक्ष को 3 भागों में बांट सकते हैं: बुद्धिमान, बुद्धि मापन की तकनीक और बुद्धि परीक्षण का वर्णन। इस प्रकार से हम बांट के क्लासिफिकेशन करके हम इसका अध्ययन कर सकते हैं, बुद्धि के कार्य का और बुद्धि के सिद्धांतों का। अगली हेडिंग है बुद्धि, बुद्धि का स्वरूप, अर्थ एवं परिभाषा। यदि प्रश्न किया जाए कि बुद्धि क्या है, तो इस प्रश्न को लेकर मनोवैज्ञानिकों में सदैव मतभेद रहा है। प्रारंभ में मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की कोई स्पष्ट परिभाषा न देकर किसी समानार्थक शब्द जैसे विवेक, समायोजन, योग्यता, समझ इत्यादि के द्वारा समझाने का प्रयास किया। लेकिन बुद्धि शब्द का वास्तविक अर्थ अत्यंत जटिल तथा व्यापक है। आगे चलते हैं। बुद्धि को परिभाषित करने के लिए 1910 ईस्वी में ब्रिटिश मनोवैज्ञानिकों की एक सभा परिषद आयोजित की गई, लेकिन स्पष्ट रूप से कोई बुद्धि की परिभाषा परिभाषित नहीं की गई। तब जाकर 1921 ईस्वी में 14 मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई भिन्न भिन्न बुद्धि की परिभाषा को जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी ने एक लेखों की श्रृंखला के रूप में प्रकाशित की, जिसमें बुद्धि के संबंध में 14 भिन्न प्रत्यय देखने को मिले। 1923 में बुद्धि को परिभाषित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के मनोवैज्ञानिकों की अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, लेकिन सर्वमान्य मत के रूप में कोई बुद्धि की परिभाषा परिभाषित नहीं की। तब 1923 में औपचारिक रूप से सर्वप्रथम बोरिंग महोदय बुद्धि को परिभाषित करते हुए कहा कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, या बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। आगे चलते हैं। लेकिन प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण का निर्माण 1905 में अल्फ्रेड बिने ने किया। संशोधन 1908-1911 में प्रस्तुत किया गया। दोस्तों, इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी कि जो बुद्धि की परिभाषा है, इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, और मनोवैज्ञानिकों की सभा बुलाई गई, उसमें इन्होंने बुद्धि की परिभाषा दी। तरह तरह लोगों ने बोरिंग कहते हैं कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं रास क्या कहते हैं। रास मनोवैज्ञानिक हैं। वे यह निश्चित नहीं कर सकें कि बुद्धि में स्मृति, कल्पना, भाषा या योग्यता या संवेदना सम्मिलित है या नहीं। बुद्धि को अमूर्त चिंतन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि इसको देखा नहीं जा सकता। जैसे गीता सुंदर लड़की है, इसमें हमें गीता के प्रत्यक्षीकरण से सुंदरता का आभास होता है, अर्थात हमें सुंदरता का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, बल्कि हम गीता को देखते हैं और सुंदरता का आभास करते हैं। विवश रूप ने मुँह से निकलता है कि वास्तव में यह सुंदर लड़की है। ठीक उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति के कार्यों से उसकी बुद्धिमत्ता का अनुमान किया जा सकता है। उसके गुण के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति क्या है, बुद्धिमान है, या फिर वह कार्य उस तरह से कर रहा है बुद्धि का प्रयोग करके, यानी उसकी योग्यता के आधार पर हम बुद्धि की कल्पना कर सकते हैं।
आगे चलते हैं हम लोग। एक दृष्टि में परीक्षा उपयोगी। बुद्धि के विषय में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने निम्नवत परिभाषा दी है। जैसे वुडवर्थ कहते हैं कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वहीं बर्किघम कहते हैं कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। क्या कहते हैं? बुद्धि सीखने की योग्यता है। टर्मन महोदय का कहना है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। प्रिंटर का कहना है कि बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। जबकि मनोवैज्ञानिक है थार्नडाइक, सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं का शक्ति ही बुद्धि है। मैकडूगल का क्या कहना है? बुद्धि अतीत अनुभवों के आधार पर जन्मजात प्रवृत्तियों को सुधारने की योग्यता है। वहीं अल्फ्रेड बिने कहते हैं कि बुद्धि बोध पर आधारित है। बुद्धि बोध पर आधारित है। एलवर्ड एल थार्नडाइक जबकि कहते हैं समान तौर पर बुद्धि को वाक्य पूर्ति करने, अंक गणितीय समस्याएं हल करने, शब्दों और निर्देशों को समझने की योग्यता है। यह होगी आपकी बुद्धि की परिभाषा। आगे चलते हैं। फ्रीमैन महोदय क्या कहते हैं कि बुद्धि को यह 3 भागों में बांटते हैं। परिभाषा देने के लिए वे इसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है अमूर्त चिंतन के रूप में बुद्धि, दूसरा समायोजन करने की योग्यता के रूप में, तीसरा सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि। ठीक है दोस्तों, ये जो हम अभी पढ़ा रहे हैं इसका PDF आप टेलीग्राम पर पा सकते हैं। हिमांशु नारायण टेलीग्राम चैनल है हमारा, हिमांशु नारायण टेलीग्राम, या फिर हिमांशु स्टडी सर्कल नाम से होगा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, कुछ छात्र पूछे थे कि सर इसका PDF मिल जाएगा, तो हम बता दे रहे हैं आपको कहाँ मिलेगा इसका PDF। चलिए आगे चलते हैं। नोट में दिया है अमूर्त समायोजन सीखने की योग्यता। ये निष्कर्ष हम कर सकते हैं बुद्धि की परिभाषा है। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है और उसकी सब मानसिक योग्यताओं का योग एक अभिन्न अंग है। ठीक है, आगे दिया है हेडिंग, अगली हेडिंग है बुद्धि मापन का इतिहास एक दृष्टि में परीक्षा उपयोगी। वीवी सामंत के अनुसार भारत के लिए बुद्धि परीक्षाएं कोई नई बात नहीं है। वेदों, उपनिषदों, पुराणों यथातथ रूप में बुद्धि परीक्षाओं के उल्लेख हैं। जैसे कण्डोपनिषद में कहा गया है कि यम और नचिकेता के संवाद। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है अरूढ़ी एवं उद्दालक के बीच संवाद। बृहदारण्यक उपनिषद में राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य और उत्तर वैदिक कालीन विदिशी महिला गार्गी के बीच तत्वमीमांसी जो तत्व है इसमें ईश्वर, जीव और जगत या दार्शनिक प्रश्नों पर संवाद होता है। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक में सुकरात और प्लेटो के बीच संवाद है। यानी प्राचीन ग्रंथों में कहाँ कहाँ पर बुद्धि की परिभाषा दी गई है उस चीज़ को बताया गया है। उसके बाद बुद्धि की परिभाषा देते हुए बताया जा रहा है कि जो छितरे दांत वाले होते हैं शायद ही कोई मूर्ख होता होगा। ठीक है, ये वेदों में लिखा गया है, मतलब पुराने ग्रंथों में लिखा गया है कि जो छितरे दांत वाले होते हैं वे बुद्धिमान होते हैं। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, किताब में लिखा गया है, मतलब बुद्धिमान और भाग्यशाली होते हैं। उसके बाद है 1772 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक लेवेटर ने बुद्धिमान का आधार शारीरिक लक्षणों को बताया है। 1796 में ग्रीनविच वेधशाला लंदन में किरण ब्रुक नामक एक कर्मचारी के द्वारा ग्रहों की गति के समय को ज्ञात करने में जो त्रुटि को की जिसके कारण 19वीं शताब्दी में प्रारंभ में यूरोपीय जगत में बुद्धिमापन का कार्य आधुनिक दृष्टिकोण से होने लगा। उसके बाद दिया है अगला पॉइंट, बुद्धि परीक्षण का सबसे विस्तृत स्तर पर प्रथम बार कार्य फ्रांस में संपन्न हुआ। आगे चलते हैं हम लोग। अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एल्बर्ट एल थार्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में बुद्धि द्वारा किए गए कार्यों के संपादन के आधार पर बुद्धि को 3 वर्गों में बांटा है, या फिर 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। देखिए, जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसके लेखक हैं थार्नडाइक। यह इस बार यूपी टेट की परीक्षा में पूछा गया था जो रद्द हो गया। ठीक है,
तो इसको याद करिएगा यहाँ से आप। थर्मोडाइक 3 भागों में बांटते हैं बुद्धि को: अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और स्थूल बुद्धि। आगे बुद्धि लब्धि के बारे में है कि बुद्धि लब्धि क्या होती है। व्यक्तिगत बुद्धिमान के लिए सबसे पहल पेरिस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अल्फ्रेड विने ने की थी। आगे है 1890 में अल्फ्रेड विने और थियोडोर साइमन ने फ्रांस के प्राथमिक विद्यालयों का अध्ययनरत मंदबिंदु के बालकों के लिए शिक्षा हेतु प्रयास किए। 1905 में दोनों मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की खोज की, जिसको विने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। इस परीक्षण में बुद्धि को मानसिक आयु के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया। उसके बाद आगे है 1911 में विने साइमन बुद्धि परीक्षण में पुनः दोनों मनोवैज्ञानिकों ने परिमार्जन किया। आगे नोट में दिया गया है जर्मनी के विलियम स्टर्न और कुहलमैन ने 1912 में बुद्धि लब्धि का प्रयोग में लाने का परामर्श दिया था, लेकिन 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक टर्मर ने विने साइमन बुद्धि परीक्षण का संशोधन किया और तभी से मानसिक आयु के स्थान पर बुद्धि लब्धि IQ का प्रयोग होने लगा और इसी समय बुद्धि लब्धि के फार्मूला का विकास हुआ। और बुद्धि लब्धि के फार्मूला क्या है? बुद्धि लब्धि का फार्मूला क्या है? बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ये होता है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र। आगे है बुद्धि परीक्षण एक दृष्टि में परीक्षा उपयोगी। प्रथम प्रयास अल्फ्रेड विने थियोडोर साइमन ने किया था 1905 में। उसके बाद बुद्धि लब्धि शब्द का प्रथम सुझाव विलियम स्टर्न और कुहलमैन ने दिया था 1912 ईस्वी में। इसको आप संज्ञान में रखेंगे। बुद्धि लब्धि का प्रयोग टर्मैन 1916 में किया था। विन साइमन बुद्धि परीक्षण का संबंध 3 से 15 वर्ष के बालकों से है, अर्थात पूर्व बाल्य अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक। आगे है बुद्धि लब्धि एक दृष्टि में टर्मन सन 1916 ईस्वी में स्टैनफोर्ड विने परीक्षण के साथ बुद्धि लब्धि की वितरण की तालिका तैयार की। देखिए जो वितरण तालिका है, इधर बुद्धि लब्धि दिया गया, इधर प्रतिशत और इधर वर्ग। 130 से अधिक जिन बालकों की बुद्धि लब्धि होती है वे इस संसार में सिर्फ 2% ही हैं और इनको रखा गया है प्रतिभाशाली वर्ग में। किसमें रखा गया है? प्रतिभाशाली वर्ग में। बुद्धि लब्धि एक प्रश्नों की सारणी होती है, उसी को हल किया जाता है, उसी के आधार पर बुद्धि लब्धि ज्ञात की जाती है। आगे 121 और 130 के बीच जिनकी बुद्धि लब्धि होती है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, उनकी संसार में संख्या है 7% और इनको बोला जाता है प्रखर बुद्धि। क्या बोला जाता है बच्चों? प्रखर बुद्धि। उसके बाद 111 और 120 के बीच इसकी बुद्धि लब्धि होती है, उनकी संख्या संसार में है 16% और इनको बोला जाता है तीव्र बुद्धि। क्या बोला जाता है? तीव्र बुद्धि। उसके बाद 91 और 110 के बीच इनकी बुद्धि लब्धि होती है, इनकी होती है संसार में संख्या इनकी होती है 50% और इनको बोला जाता है सामान्य बुद्धि। उसके बाद 81 से 90 जिनकी बुद्धि लब्धि होती है, उनकी संसार में संख्या 16% और इनकी संख्या है मंद बुद्धि। उसके बाद 70 से 80 के बीच जिनकी बुद्धि लब्धि होती है, उनकी संसार में संख्या है, उन बालकों की संख्या 7% और यह आते हैं अल्प बुद्धि में। उसके बाद जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 71 से कम होते हैं, उनकी प्रतिशत संख्या होती है संसार में 2% और यह आते हैं जड़ बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, बच्चों यह है बुद्धि लब्धि की सारणी। तो इसको आप याद करेंगे, लगभग हर परीक्षा में पूछ दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक दृष्टि में परीक्षा उपयोगी। बता दें दोस्तों एक बार फिर से हम आपको इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम का नाम है हिमांशु नारायण, ठीक है, या फिर हिमांशु स्टडी सर्कल के नाम से होगा। आगे सारणी है
एक तरफ बुद्धि के सिद्धांत है, दूसरी तरफ क्या है, प्रवर्तक। तो बुद्धि के सिद्धांत, एक खंड सिद्धांत किसने दिया था, अल्फ्रेड बिने ने और साइमन स्टर्न और टर्मन ने, एक खंड का सिद्धांत। उसके बाद 2 खंड का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। 3 खंड का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया था। बहुकारक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत एल्बर्ट एल थार्डनाइक ने दिया था। बुद्धि की संरचना का सिद्धांत किसने दिया था, जेपी गिलफोर्ड महोदय ने। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था, थर्स्टन ने। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, आरवी कैटल ने। आगे है पदानुक्रमित सिद्धांत किसने दिया, फिलिप बर्नन ने। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, होवर्ड गार्डनर ने। त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया था, रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने। बुद्धि का पास मॉडल किसने दिया था, जेपी दास ने। उसके बाद संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया था, जीन पियाजे ने। तो इसको आप याद कीजिए, पक्की गारंटी मेरी है, इसमें से हर परीक्षा में 1 नंबर के पूछेगा ही पूछेगा, ये आप रट लीजिए, ठीक है। ये पूरा जो है 12 हो, इसको आप रट लीजिए, 1 नंबर तो हमारी तरफ से मान लीजिए आएगा ही, ठीक है। आगे नोट में बुद्धि के मुख्य सिद्धांतों की व्याख्या निम्नवत है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को देने का मुख्य श्रेय पेरिस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अल्फ्रेड बिने को दिया जाता है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत क्या है कि संपूर्ण बुद्धि एक इकाई के रूप में कार्य करती है, ठीक है। यह है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। उसके बाद बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने 1904 ईस्वी में किया था। स्पीयरमैन ने कहा है कि बुद्धि संरचना 2 कारकों से मिलकर बनी है, समान योग्यता कारक और दूसरा क्या है, विशिष्ट योग्यता कारक, ठीक है। जो स्पीयरमैन है यह 2 प्रकार से मानते हैं कि बुद्धि हमारा 2 तरह से कार्य करती है। एक समान योग्यता होती है बुद्धि के पास और एक होती है विशिष्ट योग्यता। जैसे जहाँ पर जैसी जरूरत पड़ती है उस आधार पर बुद्धि कार्य करती है, ठीक है। निर्णय अगर छोटे मोटे है तो समान बुद्धि कर देगा, और जब वही निर्णय बहुत विशिष्ट होगा, जटिल होगा, तो विशिष्ट योग्यता के तहत बुद्धि कार्य करेगी, ठीक है। चलिए देखिए, समान योग्यता कारक के बारे में दिया है। जी फैक्टर को एक जन्मजात या सहज प्रत्यय या प्रतिभ कारक के रूप में माना जाता है और प्रत्येक व्यक्ति में इसकी क्षमता भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक मानसिक कार्य करने की क्षमता भी निश्चित होती है। स्पीयरमैन ने जी फैक्टर को मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी है। उसके बाद इनका जो दूसरा सिद्धांत है विशिष्ट योग्यता कारक, विशिष्ट योग्यता कारक को स्पीयरमैन ने यस फैक्टर नाम दिया है। स्पीयरमैन ने यस फैक्टर की 3 विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिसमें एक समानता मुख्य है। जैसे एक कारक के लिए किसी व्यक्ति को यस कारक की मात्रा अधिक हो सकती है, तो उसी कार्य में दूसरे कार्य के लिए यस कारक की मात्रा कम हो सकती है। जैसे एक व्यक्ति में संगीत में रुचि रखने का यश कारक अधिक हो सकता है, लेकिन उसी व्यक्ति में पढ़ने का यश कारक कम हो सकता है, ठीक है। इतनी बात समझ आई द्विकारक सिद्धांत कि जो बुद्धि होता है 2 तरह से कार्य करता है, एक समान योग्यता के तहत और एक विशेष योग्यता के तहत। आगे एक दृष्टि में प्रत्येक बौद्धिक कार्य के लिए जी और यस फैक्टर दोनों का होना आवश्यक है। दोनों कारकों में जी फैक्टर का या जन्मजात कारक का सर्वाधिक महत्व है। यस कारक एक अर्जित योग्यता है जिसका अस्तित्व अनंत है। नोट में दिया है स्पीयरमैन के बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत बुद्धि के अन्य कारक सिद्धांतों पर आधारित है। जो स्पीयरमैन के बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत बुद्धि के अन्य कारक सिद्धांतों पर आधारित है। यहाँ पर रूपरेखा बनाया गया है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का रूपरेखा, ठीक है। इस आधार पर आपका बुद्धि कार्य करता है। अगली हेडिंग है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत। थार्डनाइक ने स्पीयरमैन के बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का खंडन करते हुए कहते हैं कि बुद्धि जी एवं यस कारक से मिलने से नहीं होती, बल्कि बुद्धि बहुत से कारकों से मिलने से बनी है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि असंख्य स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी है।
इन स्वतंत्र कारकों में से प्रत्येक कारक किसी विशिष्ट मानसिक योग्यताओं का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी मानसिक कार्य करने में ऐसे अनेक छोटे छोटे कारक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। जैसे अनेक कलपुर्जों के मिलने से मशीन का निर्माण होता है, जिस तरह प्रत्येक कुल ऊर्जा एक दूसरे से स्वतंत्र होते हुए भी अपना योगदान करके जिस तरह प्रत्येक कल्प ऊर्जा एक दूसरे से स्वतंत्र होते हुए भी अपना योगदान करके एक मशीन का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार अनेक विशिष्ट मानसिक क्षमताएं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं मिलकर बुद्धि का निर्माण करती है। थॉर्नडाइक का यह सिद्धांत वास्तव में बुद्धि का आणविक सिद्धांत प्रतीत होता है। यानी इनका कहना है कि जो थॉर्नडाइक महोदय हैं, इनका जो सिद्धांत है बहुकारक सिद्धांत है। इनके अनुसार कि जो बुद्धि होता है इनमें हर क्षेत्र मिलकर पार्ट पार्ट में बुद्धि कार्य करता है, ठीक है, और मिलकर एक पूरे मस्तिष्क का निर्माण करता है। और इनके सिद्धांत को बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए बनाया गया है ना बिंदु की तरह, तो इनको बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है इनके सिद्धांत को। आगे हम लोग चलते हैं बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत। इसके ऊपर एक कारक सिद्धांत पढ़े, द्विकारक सिद्धांत पढ़े, उसके बाद बहुकारक पढ़े। अब समूह कारक सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे। 1937 में समूह कारक सिद्धांत की खोज करने का श्रेय एल थर्स्टन को है। समूह कारक सिद्धांत एक प्रकार से बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत और बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का मध्य स्तर का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। एल थर्स्टन ने समूह कारक सिद्धांत में 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का उल्लेख करते हैं, जिसमें प्रधान 6 कारक ही हैं। पहले हम लोग जान लें, एक बार समझ लें बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत क्या है। जो हमने 2 सिद्धांत पढ़ा, द्विकारक सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत, उसी का बीच का यह सिद्धांत है। यानी जो बुद्धि होता है समूह के रूप में कार्य करता है। एक समूह होगा बुद्धि का, एक समूह ऐसा होगा बुद्धि का जो एक विशेष क्षेत्र में कार्य करता है। इस प्रकार से समूह कारक सिद्धांत को उन्होंने 6 भागों में बांटा है। समूह कारक सिद्धांत को प्रधान मानसिक क्षमताओं का परीक्षण, टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज या PMA टेस्ट की संज्ञा दी जाती है। एल थर्स्टन का मत है कि बुद्धि का निर्माण न तो सामान्य कारक और न ही असंख्य कारकों से मिलकर बनी है, बल्कि बुद्धि की निर्माण प्राथमिक कारकों से मिलकर बना है। आगे समूह कारक एक दृष्टि में परीक्षा उपयोगी। प्राथमिक कारक जो थर्स्टन का है निम्नवत है। वे जो समूह कारक में पहला भाग बांटते हैं शाब्दिक अर्थ क्षमता, इसको V से दिखाते हैं। उसके बाद शब्द प्रवाह क्षमता, इसको W से दिखाते हैं। स्थान संबंधी योग्यता S से दिखाते हैं। आंकिक क्षमता N से दिखाते हैं और तर्क क्षमता R से दिखाते हैं और स्मृति क्षमता M से दिखाते हैं। उसके प्रत्यक्ष संबंधी योग्यता P से दिखाते हैं। ये 6-7 कारण दिखाते हैं ये समूह कारक सिद्धांत कि इस क्षेत्र में बुद्धि इस तरह से कार्य करती है। और अंत में वह नियम देते हैं VWSNRMP का। क्या? VWSNRMP का मानसिक क्षमता का यह सूत्र देते हैं। आगे हम लोग चलते हैं बुद्धि संरचना का सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत। JP गिलफोर्ड का मत है कि बुद्धि के सभी अवयवों को 3 विभागों में रखा जा सकता है। 3 विभाग निम्नवत है, जैसे विषय वस्तु, दूसरा सक्रिय और तीसरा परिणाम या उत्पाद। गिलफोर्ड ने प्रथम विभाग को उसने मानसिक क्रिया करते समय निहित विषय वस्तु या सामग्री के रूप में परिभाषित किया तथा विभिन्न मानसिक क्रियाओं में 4 प्रकार की विषय वस्तु निहित हो सकती है। गिलफोर्ड का त्रिस्तरीय मॉडल, यहाँ पर देखिए तरह तरह के जो हैं क्षेत्र मिलकर कार्य कर रहे हैं। उसके बाद एक दृष्टि में दिया गया है, इधर विषय वस्तु, इधर संबंध दिया है।
आकृतिक चित्रों से, सांकेतिक संकेतों से, शाब्दिक शब्दों से और व्यवहारिक वाह एवं आंतरिक व्यवहार से। गिलफोर्ड के अनुसार दूसरी बीमा संक्रिया है जो मानसिक क्रियाओं को करने में सक्रिय है। संक्रिया को 5 भागों में विभाजित किया गया है। संज्ञान अधिगम का प्रथम चरण है जो स्मरण है, जो ध्यान है, परंपरागत चिंतन, रूढ़िगत ढंग से चिंतन करना, गैर परंपरागत चिंतन, नवीन चिंतन, उसके बाद मूल्यांकन, उसके बाद इसका संबंध किससे है, निष्कर्ष से। ठीक है। जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि की संरचना सिद्धांत में अंतिम बीमा के रूप में परिणाम या उत्पादन को रखा जो भिन्न भिन्न प्रकार की विषय वस्तुओं के साथ विभिन्न मानसिक क्रियाओं को करने के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। उत्पादन को 6 प्रकारों में बांटा गया है। इधर उत्पाद दिया गया है, इधर क्या है आपका संबंध। सूचनाओं की इकाइयाँ, सूचना इकाइयों के वर्ग, वर्ग इकाइयों में संबंध, संबंध है। सूचना प्रणाली, सूचना प्रक्रिया, प्रत्यावर्तन प्रणाली, स्थानांतरण और निहितार्थ प्रणाली, आशय। इस प्रकार स्पष्ट है कि जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना के सिद्धांत के आधार पर बुद्धि की व्याख्या 3 बीमाओं के आधार पर किया है। विषय वस्तु बीमा के 4 कारक, सक्रिया के 5 कारक और उत्पादन के 6 कारक मिला के क्या हुए, तो तुम त्रिविमी कारक हो गए। इस प्रकार गिलफोर्ड के अनुसार 4 × 5 × 6 बराबर 120 प्रकार के कारक हो सकते हैं जो मानसिक क्रियाओं में सम्मिलित है। विषय वस्तु में आकृति, श्रवण, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यवहारिक तत्व भी आते हैं। इस प्रकार गिलफोर्ड के अनुसार 5 × 5 × 6 यानी बराबर 150 प्रकार के कारक हो सकते हैं जो मानसिक क्रियाएं सम्मिलित है। इस आधार पर इनको 120 और 150 का नियम भी या फिर 120 150 का सिद्धांत भी कह सकते हैं। उसके बाद यह है विषय वस्तु में नया तत्व श्रवण है। गिलफोर्ड के बौद्धिक संरचना। अब गिलफोर्ड का जो बौद्धिक संरचना दिया गया है आगे अगली हेडिंग है बुद्धि परीक्षण के प्रकार। बुद्धि का मापन करने के लिए अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अनेक बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत दिए। बुद्धि परीक्षण को प्रस्तुति के आधार पर प्रारंभ में 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रारंभ में 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, उसके बाद सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में एक व्यक्ति को बैठा कर उसका आकलन किया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है समूह। और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में सभी को एक साथ प्रश्न करने होते हैं। ठीक है। अब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में जो आपका समय बहुत लगता है, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण में कम समय में भी मूल्यांकन हो जाता है। देखिए नोट में क्या दिया गया है, कुछ बुद्धि परीक्षण की प्रस्तुति में भाषा का प्रयोग होता है जो कुछ में संकेतों और चित्रों के आधार पर होता है। इस प्रकार भाषा और चित्र का प्रयोग होने के कारण पुनः बुद्धि परीक्षण को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, भाषा का प्रयोग, और उसके बाद अशाब्दिक का बुद्धि परीक्षण, चित्रों का। उपयुक्त दोनों वर्गों के मिश्रण से बुद्धि परीक्षणों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है। कौन कौन से 4 वर्ग हैं? प्रस्तुति के आधार पर भाषा, चित्र, भाषा, चित्र। भाषा में क्या रख सकते हैं जो एक व्यक्ति में करते हैं, शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। चित्र में अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, और इसमें अनेक व्यक्ति रहेंगे। उसके बाद भाषा में शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, उसके बाद अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ये 4 प्रकार से हम बुद्धि का परीक्षण करते हैं। आइए अब हम लोग जाने व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में परीक्षणकर्ता एक बार में केवल एक ही व्यक्ति के सामने परीक्षण समस्याओं को रखता है और परीक्षार्थी की प्रतिक्रिया के आधार पर परीक्षणकर्ता उसकी बौद्धिक क्षमता का मापन करता है। एक दृष्टि में परीक्षा उपयोगी। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में परीक्षणकर्ता को कुशल प्रशिक्षण होना आवश्यक है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में परीक्षणकर्ता और परीक्षार्थी के बीच मधुर संबंध का होना आवश्यक है। इसमें विश्वसनीयता या वैधता का या सत्यता पाई जाती है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का उपयोग क्या क्या है? मानसिक निदान के लिए, छोटे बच्चों के बौद्धिक विकास हेतु, पिछड़े बालकों के लिए, मंद बुद्धि के बालकों के लिए,
व्यावसायिक निर्देश के लिए। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण निम्नवत है। जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, नापने के कितने प्रकार हैं? विने साइमन है, स्टैनफोर्ड टर्मन है, भाटिया बुद्धि परीक्षण है और डेविड वैसलर बुद्धि परीक्षण है। यहाँ पे देखिए, वही पहले हम बताए थे, नोट में दिया है, समय और धन अधिक लगता है इस परीक्षण में, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को बुला के परीक्षण लिया जाता है। अगली हेडिंग है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 के समय में प्रारंभ हुआ। सेना में सैनिकों की अधिक संख्या में भर्ती करने के लिए सामूहिक बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता पड़ी। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंग्रेजी जानने और न जानने वालों के लिए 2 कोड का प्रयोग किया गया था। पहला है आर्मी अल्फा परीक्षण, अंग्रेजी जानने वालों के लिए था, और आर्मी बीटा परीक्षण अंग्रेजी न जानने वालों के लिए था। देखिए, सामूहिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता यह है कि इसमें समय कम लगता है और धन भी कम लगता है, परंतु व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के हिसाब से या फिर उसकी तुलना में इसमें विश्वसनीयता और वैधता कम होती है। विश्वसनीयता और वैधता क्या होती है? कम होती है। उसके बाद सामूहिक बुद्धि परीक्षण निम्नवत है। पहला है जलोटा बुद्धि परीक्षण, टंडन बुद्धि परीक्षण और मेहता बुद्धि परीक्षण। देखिए, आगे दिया गया परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बैंक। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक थे, होवर्ड गार्डनर थे। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक थे, आरवी कैटल। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जर्मनी में हुई थी। जगह क्या था? लिपजिंग नगर। कौन कर्मचारी ग्रीनविच वेधशाला में त्रुटि की थी? किरण बोक ने। उसके बाद है विने साइमन बुद्धि परीक्षण का संबंध कितने वर्ष के बालकों से है? तो 3 से 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन है किस सन में टर्मन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया? तो 1916 में। पदाक्रमिक बुद्धि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन? तो फिलिप बर्नर। उसके बाद है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? तो स्पीयरमैन। जड़ बुद्धि की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 71 से कम। उसके बाद आगे है जेपी गिलफोर्ड के त्रिविमा के सिद्धांत में उत्पाद बीमा कितने तत्व या कारक हैं? 6 कारक हैं। बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किस देश के प्राथमिक विद्यालयों में प्रारंभ होती है? तो फ्रांस में होती है। उसके बाद अगला है मनोवैज्ञानिक ने बुद्धिमत्ता का आधार शारीरिक लक्ष्य को बताया था, लेवेटर ने। भारत में बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक के प्रारंभ में मानी गई है। भारत में बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ कब माना गया है? तीसरे दशक के प्रारंभ में। विने साइमन परीक्षण का भारतीय अनुकूलन से भारत में बुद्धि परीक्षण की शुरुआत होती है। डॉक्टर C.H. राइस को यह श्रेय मिलता है, जिन्होंने 1922 में विने साइमन बुद्धि परीक्षण का अनुकूलन किया और 1922 में ही हिंदुस्तानी विने सकारात्मक परीक्षण के नाम से इसका प्रकाशन हुआ। भारत में विकसित महत्वपूर्ण बुद्धि परीक्षण निम्नवत है। एक दृष्टि में मनोवैज्ञानिक है, इधर इनका परीक्षण है। डॉक्टर जे मोदे, इनका परीक्षण क्या? शाब्दिक समूह परीक्षा। उसके बाद डॉक्टर C.M. भाटिया, बैटरी बुद्धि परीक्षा। उसके बाद डॉक्टर एस जलोटा, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण था इनका। और उसके बाद है डॉक्टर प्रयाग मेहता, सामूहिक बुद्धि परीक्षण इन्होंने किया था। आगे नोट में दिया गया है फ्रांस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड विने को बुद्धि मापन परीक्षण का आधुनिक युग का पिता माना जाता है, लेकिन आधारशिला स्पीयरमैन ने रखी थी। ठीक है, आइए हम लोग अब इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के समर्थक हैं। ऑप्शन पहला है विने गिलफोर्ड और स्पीयरमैन और ऑप्शन बी है विने टर्मन स्टर्न। ऑप्शन सी है कैटल स्पीयरमैन और ऑप्शन डी है कुहल मेन विने और स्टर्न। तो हमारा ऑप्शन इसमें से हो जाएगा बी, विने टर्मन और स्टर्न।
दूसरा क्वेश्चन है आर्मी अल्फा परीक्षण का प्रयोग किस भाषा के जानवर से संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन से हो जाएगा बी अंग्रेजी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है एल्बर्ट एक थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि है। यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, एल्बर्ट एल थार्नडाइक होना चाहिए, के अनुसार बुद्धि है। पहला ऑप्शन है मूर्त, दूसरा है बोध, तीसरा अमूर्त और चौथा ऑप्शन है विवेक। तो हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा अमूर्त। चौथा क्वेश्चन है आर्मी बीटा परीक्षण का प्रयोग किस युद्ध के समय हुआ? तो आप जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन डी से हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है किस बुद्धि परीक्षण में एक साथ समय, धन और श्रम की बचत होती है? तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत समय और धन की बचत होती है। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी से हो जाएगा। हम ऑप्शन नहीं बोल रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। छठवां क्वेश्चन है एल्बर्ट एल थार्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो यह रटा रटा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी से हो जाएगा अमेरिका। सातवां क्वेश्चन है बुद्धि के किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि के रूप में विभाजित किया है? पहला ऑप्शन है स्पीयरमैन, दूसरा ऑप्शन है बी थार्नडाइक, तीसरा ऑप्शन सी है जेपी गिलफोर्ड, चौथा ऑप्शन है डेविड वेस्लर। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, अभी तक आप सोच लिए होंगे। तो हमारा ऑप्शन बी से हो जाएगा थार्नडाइक। आठवां क्वेश्चन है बुद्धि के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है? बुद्धि के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है? तो यह भी रटा हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, जीन पियाजे है। नौवां क्वेश्चन है बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण को मापता है, किसका मत है? ऑप्शन ए है एल्फ्रेड बिने, ऑप्शन बी है बोरिंग, ऑप्शन सी है स्टर्न और ऑप्शन डी है कुहलमैन। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बोरिंग। 10वां क्वेश्चन है फ्री मैन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है। बुद्धि जन्मजात प्रत्यय है, अमूर्त चिंतन है, ऑप्शन बी सी है सीखने की योग्यता और ऑप्शन डी है समायोजन करने की योग्यता। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बुद्धि जन्मजात प्रत्यय है। 11वां क्वेश्चन है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के पिता थे। तो पहला ऑप्शन इससे हो जाएगा थार्नडाइक। 12वां क्वेश्चन है बुद्धि के बहुविधि सिद्धांत या बहुकारक सिद्धांत के पिता थे। तो यह भी आपका सही हो जाएगा। पहले ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है थार्नडाइक, ऑप्शन बी है रास, ऑप्शन सी है भाटी और ऑप्शन डी है होवर्ड गार्नर। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसमें होवर्ड गार्नर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि है। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है और सीखने की क्षमता है। तो हमारा ऑप्शन दोनों से हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन डी से हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन बुद्धि का तरल मोजक मॉडल किसने दिया? पहला ऑप्शन है कैटल, दूसरा ऑप्शन है थर्स्टन और तीसरा गिलफोर्ड और चौथा ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो चलिए जल्दी से बताइए, ऑप्शन हमारा से हो जाएगा ए कैटल। 15वां है जड़ बुद्धि की बुद्धि लब्धि होती है। पहला ऑप्शन है 80 से 90, ऑप्शन बी है 80 से कम, ऑप्शन सी है 71 से कम और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि जो जड़ बुद्धि वाले बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 71 से कम होती है। ठीक है, उसके बाद 16वां है मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है सैन फ्रांसिस्को में, ऑप्शन बी है लॉरेंस में, ऑप्शन सी है लिप जिंडर नगर में, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा लिप जिंडर नगर। उसके बाद 17वां हिंदुस्तानी विनय कार्यात्मक परीक्षण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो हमारा ऑप्शन इसमें से हो जाएगा सी 1922 में। 18वां क्वेश्चन है हिंदुस्तानी विनय कार्यात्मक परीक्षण का प्रकाशन किसके प्रयास से हुआ? ऑप्शन ए है रास, ऑप्शन बी है डॉक्टर CH राइस, ऑप्शन सी है थार्नडाइक और ऑप्शन डी है भाटिया। तो हमारा ऑप्शन बी से हो जाएगा डॉक्टर CH राइस। 19वां क्वेश्चन है क्रिया परीक्षण समूह किसकी देन है? ऑप्शन ए है जलोटा, ऑप्शन बी है टंडन और ऑप्शन सी है भाटिया और ऑप्शन सी डी है राइस। हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा भाटिया।
20वां क्वेश्चन है शाब्दिक समूह परीक्षण किसकी देन है। ऑप्शन ए है डॉक्टर जे मोरे, ऑप्शन बी है भाटिया, ऑप्शन सी है राइस, ऑप्शन डी है जलोटा। हमारा ऑप्शन ए से हो जाएगा डॉक्टर जे मोरे। 21वां क्वेश्चन है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसका है। तो हमारा पहला ऑप्शन से हो जाएगा जेपी गिलफोर्ड। 22वां क्वेश्चन बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के पिता थे। ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है गिलफोर्ड, ऑप्शन सी है राइस और ऑप्शन डी है थर्स्टन। तो हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, सॉरी ए नहीं, ऑप्शन डी से हो जाएगा थर्स्टन। ठीक है। 23वां क्वेश्चन है पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत के पिता थे। हमारा ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है राइस, ऑप्शन सी है बर्नर, ऑप्शन डी है गिलफोर्ड। हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा बर्नर। 24वां क्वेश्चन है बुद्धिमत्ता का आधार शारीरिक लक्षण है मत है। पहला ऑप्शन राइस, दूसरा ऑप्शन लेवेटर, ऑप्शन सी है भाटिया, ऑप्शन सी डी है टंडन। तो चलिए बताइए जल्दी से। हमारा ऑप्शन डी बी से हो जाएगा लेवेटर ने। 25वां आईक्यू को परिभाषित किया। ऑप्शन ए है विलियम स्टर्न, ऑप्शन बी है थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी है रास और ऑप्शन डी है पियाजे। तो हमारा ऑप्शन ए से हो जाएगा विलियम स्टर्न। 26वां क्वेश्चन है किस परीक्षण में समय अधिक लगता है। तो आप जानते हैं जो व्यक्तिगत परीक्षण होता है उसमें समय और धन दोनों अधिक लगता है। तो हमारा ऑप्शन ए से हो जाएगा व्यक्तिगत, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 27वां और लास्ट क्वेश्चन है किस परीक्षण में धन की बचत होती है। तो सामूहिक परीक्षण में धन की बचत होती है। हमारा ऑप्शन बी से हो जाएगा सामूहिक परीक्षण।